हेलो एट्थ क्लास। अपन पढ़ रहे थे जंतुओं में जनन। जनन के अंदर अपन ने दो प्रकार के जनन पढ़े थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। हम लैंगिक जनन पढ़ा था अपन ने। लैंगिक जनन के अंदर हमने जाना था, लैंगिक नाम से क्या पता चल रहा है हमको, दो अलग अलग लिंग वाले जंतुओं की आवश्यकता है, मतलब कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के अंदर हमको कौन मिल गया, नर। जो पुल्लिंग होता है उसको क्या कहते हैं, नर कहते हैं। और जो जंतु स्त्रीलिंग होता है उसको क्या कहते हैं, हम मादा कहते हैं। ठीक है ना, नर और मादा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी। और उसके बाद हमने कहा कि अगर लैंगिक जनन हो रहा है तो दोनों से ही कुछ कोशिकाएं बनती है, दोनों से ही कुछ कोशिकाएं बनती है जिनको क्या कहते हैं, युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक। तो क्या नर भी युग्मक बनाएगा और क्या मादा भी युग्मक बनाएगी? तो हाँ, मादा और नर दोनों ही अपने अपने शरीर में युग्मकों का निर्माण करेंगे। युग्मक क्या होता है? तो युग्मक बोल देंगे, युग्मक कोशिकाएं होती है, जनन कोशिकाएं, स्पेशल कोशिका होती है ना। कोशिका तो खूब तरह की होती है, पर ये जनन करने के काम आती है, इसलिए स्पेशल कोशिका है, ये जनन कोशिका है। तो क्या आप मेरे को इनका नाम बता सकते हो? नर युग्मक का क्या नाम होता है? अपन ने कल ही पढ़ा था, शुक्राणु। क्या नाम होता है? शुक्राणु। हाँ, और मादा कोशिका, ये इंसानों के अंदर बात कर रहा हूँ। युग्मक तो सभी जंतुओं में बनते हैं, युग्मक तो सभी जंतुओं में बनते हैं। तो यहाँ पे इंसान के अंदर, मानव के अंदर युग्मक का क्या नाम है? नर युग्मक का शुक्राणु। और मादा युग्मक का क्या नाम है? अंडाणु। क्या नाम है? अंडाणु। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली। अब ये दोनों युग्मक जब आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं और मिलके एक कोशिका बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। मतलब कि दोनों ही युग्मक क्या करते हैं, एक हो जाते हैं, दोनों युग्मक मिलके एक कोशिका का निर्माण करते हैं, तो इसको कहते हैं निषेचन। और ये जब मिलते हैं तो एक उसको क्या कहते हैं, युग्मनज। मिलके कौन सी कोशिका बनाते हैं? युग्मनज। युग्मनज कोशिका बनाते हैं। और युग्मनज कोशिका, दो कोशिका से मिलके एक बन गई, तो कितनी कोशिका? उसमें एक ही कोशिका हुई है। और इंसानों के अंदर ये पूरा काम कहाँ हो रहा है? ये पूरा काम जो निषेचन वाला काम है, ये कहाँ हो रहा है? मादा के शरीर के अंदर। मादा के शरीर के अंदर। तो ये आंतरिक पर निषेचन हुआ या बाह्यिक निषेचन हुआ? तो ये हुआ आंतरिक निषेचन, क्योंकि ये मादा के शरीर के अंदर हुआ है। तो यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। हमने बाह्य निषेचन भी पढ़ा था। खूब सारे जानवर होते हैं, जैसे मेंढक वगैरह पढ़ा था अपन ने, और पानी में रहने वाली मछलियाँ वगैरह, उनके अंदर कौन सा निषेचन होता है? बाहरी निषेचन। अब अपन आगे आज से पढ़ने जा रहे हैं। इसने कहा एक एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बना सकती है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये युग्मनज की बात कर रहा है। युग्मनज की बात कर रहा है, जो कि दोनों कोशिका से एक कोशिका बनी। अब कहा कि उस युग्मनज से ही आगे पूरा जीव बनेगा, युग्मनज से ही पूरा जीव बनेगा। तो वो एक कोशिका एक इतना बड़ा जानवर कैसे बना सकती है? तो ये हम जानेंगे। कोशिका क्या करती है? विभाजन करती है। कोशिका क्या करती है? विभाजन। 1 से 2, 2 से 4, अपनी संख्या में वृद्धि करती है। उस तरीके से पढ़ते हैं। भ्रूण का परिवर्तन। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। ये अंडरलाइन करो, पहली बात अंडरलाइन करो। निषेचन के परिणाम स्वरूप जो युग्मनज बनता है, वही आगे जाके भ्रूण बनता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। लगातार विभाजित होकर, विभाजित होता मतलब कोशिका अपना नंबर बढ़ा रही है, 1 से 2 हो रही है, 2 से 4 हो रही है, और होकर कोशिका के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होकर, मतलब कोशिका आपस में समूह बनाती है, और क्या विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ देखो, कोशिका ही है, कोशिका सब जानते हैं। कोशिका हमारे शरीर के अंदर खूब सारी छोटी छोटी क्या होती है, कोशिका ही सब कुछ मिलकर बनाती है। उसके बाद हमने आया ऊतक। ऊतक क्या होता है? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। और खूब सारे ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। क्या बनाते हैं? अंग। तो कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग। अब अंग आप अपने शरीर के अंदर अंग बता सकते हो? तो हाँ, आपके खूब सारे अंग हैं। आपका कान, आँख, जीभ,
मुंह, ये सब क्या आपके अंग है। तो ये सब किससे मिलकर बने, उत्तकों से। और उत्तक किससे मिलकर बने पूछे तो किससे मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से। तो अभी ये भ्रूण में इन सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है। कोशिकाएं समूहीकृत होकर उत्तक बनाती है, समूहीकृत होकर और उत्तक और अंगों में परिवर्तित हो जाती है, मतलब डेवलप हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। ठीक है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय, जहाँ पे गर्भाशय हमने पढ़ा था, गर्भाशय के अंदर क्या होता है, भ्रूण की उसकी जो दीवार होती है, मतलब उसकी कोई भी एक साइड होगी, उसमें रोपित हो जाता है। वहाँ पे वो स्थापित हो जाता है, रोपित हो जाता है, मतलब वहाँ से वो जुड़ जाता है, दीवार से उसका कनेक्शन बन जाता है और विकसित होता रहता है। उस दीवार से ही उसको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती रहती है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंगों जैसे कि हाथ, पैर और सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहते हैं। सर में बात, तो अभी तक अपन ने पढ़ा पहले तो युग्मनज, क्या पढ़ा अपन ने पहले, युग्मनज। युग्मनज में कितनी कोशिकाएं हैं बताओ, युग्मनज में कितनी कोशिकाएं, एक। युग्मनज में कोशिकाएं बढ़ी और आपस में बंटवारा हुआ, समूहीकृत हुई, अलग अलग चीज़ें बनने लग गई। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं अपन, भ्रूण। क्या कहते हैं, भ्रूण। और अभी भ्रूण मतलब क्या होगा फिर, भ्रूण मतलब जो अभी जो अंदर शिशु है पल रहा है, उसको क्या, वो भी पूरा डेवलप ही नहीं है, ठीक है ना, डेवलप होना शुरू ही हुआ है, बिल्कुल शुरुआती अवस्था में भ्रूण। और जब ये थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लग जाए और उसमें क्या कहा, खूब सारे जो अंग वगैरह है वो दिखने लग जाए, हाथ पैर वगैरह, तो इसको क्या कहेंगे, गर्भ। ठीक है, ये बात याद रखनी। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है। और जब गर्भ भी पूरा विकसित हो जाता है तो शिशु तैयार हो गया है, अब उसकी जन्म दे दो, उसकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब गर्भाशय के अंदर आप देख सकते हो शिशु इस तरीके से होता है। ये आप देख सकते हो दीवार से ये कनेक्टेड है, दीवार से शिशु जो है वो कनेक्टेड है। ऊपर जो फोटो दे रखी है अपन उनको देखते हैं एक बार। ऊपर फोटो देख लो, ये क्या है, अंडाशय। यहाँ पे जो ये मैं बता रहा हूँ ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय कितने होते हैं, दो होते हैं। तो अपन को तो आधा डायग्राम ही बता रखा है, उधर आधा डायग्राम और है। फिर अंडाशय से क्या निकला, अंडाशय से ये अंडोत्सर्ग, मतलब अंडा निकला है, अंडाणु निकला है। क्या कहते हैं, अंडाणु निकला है। और युग्मनज बन गया है, यहाँ पे जाके दोनों कोशिकाएं मिल गई है। और फिर अब ये कोशिका यहाँ पे एक थी और आप आगे देख सकते हो, आगे जैसे जैसे ये गर्भाशय की ओर रास्ता जा रहा है, गर्भाशय की ओर रास्ता जा रहा है, अंडवाहिनियाँ जिसको कहते हैं, आप देख सकते हो कितनी सारी कोशिकाएं बढ़ गई है, कोशिकाएं बढ़ गई है। आप अपनी किताब में देख सकते हो, वहाँ आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा। कोशिकाएं खूब सारी बढ़ गई है, मतलब कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है। इसमें भी देख सकते हो, बाहर से तो आपको गोल दिखेगा, बाहर से इतना था तो अंदर अभी भी इतना ही दिखेगा, पर पहले अंदर इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर दो ही कोशिकाएं थी और अब क्या हो गया, अब इसके अंदर खूब सारी कोशिकाएं हो गई है। और इस तीसरे डायग्राम को छोड़ो, इसको आप समझ नहीं पाओगे। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं आगे की। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? नहीं, मनुष्य और गाय तो अपने बच्चे को जिंदा जन्म देते हैं, मतलब पूरा विकसित शिशु होता है उसी को जन्म देता है। पर मुर्गी तो विकसित शिशु को जन्म नहीं देती, उसका तो अंडा देती है, उसके बाद विकास होता है उसका। आप जानते ही हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाते हैं। निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है, युग्मनज लगातार विभाजित हो रहा है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है, नीचे की ओर मतलब गर्भाशय की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत है। तो ठीक है ना, तो शुरुआत तो एक जैसी ही हुई। शुरुआत तो मुर्गी के अंदर भी एक अंडाणु निकला था, मनुष्य के अंदर या गाय के अंदर भी एक अंडाणु निकला था, पर मुर्गी के अंदर क्या हुआ, निषेचन हो गया ना, उसके बाद धीरे धीरे निषेचन हो गया। उसके बाद जैसे जैसे वो अंडवाहिनी से होके गुजर रहा है, जैसे जैसे अंडवाहिनी से गुजर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे उस पर एक परत चढ़ती जा रही है, वैसे वैसे
परत चढ़ रही है कठोर कवच, और वो बाहर से कठोर कवच का बन गया है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, मतलब अंडा दे देती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। ये बात याद रख लो आप, 3 सप्ताह में अंडा चूजा बनता है। आपने मुर्गी को उष्मायन के लिए अंडे पे बैठे देखा होगा। इसको कहते हैं मुर्गी अपने अंडे सेकती है। नाम सुना होगा आपने, ये अंडे सेकती है। कैसे सेकती है? अंडों के ऊपर बैठ जाती है, अंडों के ऊपर बैठ जाती है, उसके शरीर की गर्मी अंडों में देती है। तो ऐसे इसको अंडों का उष्मायन कर रही है। क्या आप जानते हैं कि अंडे के अंदर चूजे का विकास इस अवधि में ही होता है? मतलब वो अगर सेकेगी नहीं अंदर अपने अंडे में, तो फिर वो अंडे में चूजा भी नहीं विकसित होगा। वो अंडे का उष्मायन कर रही है, तभी उसके अंदर अंडे का विकास हो रहा है। और जब वो अंडे के अंदर है तभी विकास हो रहा है उसका। मतलब जब अंडा दिया तब उसका विकास हुआ कि अंदर चूजे का? तब नहीं हुआ, उस टाइम में तो विकास कुछ भी नहीं हुआ। अंडा बाहर आया वो तब विकास शुरू हुआ है उसका। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन, मतलब कवच फूट जाता है। प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर होता है। बिल्कुल, अंडाणु भी शरीर के बाहर है, शुक्राणु भी शरीर के बाहर है। तो क्या होगा? भ्रूण जो बनेगा वो भी, जो युग्मनज बनेगा या भ्रूण बनेगा वो भी शरीर के बाहर ही बनेगा। और बाहर मतलब कहाँ? जल के अंदर। बाह्य निषेचन अपन ने कहाँ देखा था? सिर्फ जल के अंदर देखा था। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब तथा झरने में मेंढक के अनेक टेडपोल तैरते हुए देखे होंगे। तो सही बात है, बाह्य निषेचन हो रहा है तो अंडे के आसपास क्या होगा? एक अंडावरण। क्या कहा? अंडा आवरण, दोनों को मिला दे तो क्या बन गया? अंडावरण। तो एक आवरण के अंदर, एक कवरिंग के अंदर जो भ्रूण विकसित होते रहते हैं, और जब वो विकसित हो जाते हैं तो फूट जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। और इसको मेंढक के बच्चे को, मेंढक के भ्रूण को क्या कहते हैं? नाम याद रखो, टेडपोल। अंडरलाइन करो, बहुत जरूरी है, टेडपोल। एक नीचे चलते हैं। अब अपन पढ़ते हैं जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। सही बात है, जैसे कि गाय, जैसे कि मनुष्य, है ना। और अपने आसपास जितने भी आप बकरी का एग्जांपल ले लो, भैंस का एग्जांपल ले लो, पूरा विकसित शिशु ही बाहर निकलता है। जबकि कुछ जंतु अंडे देते हैं। अंडे वाले कौन होते हैं? अंडे वाले भी पक्षी होते हैं। तो ये विकसित जिस शिशु को जन्म देते हैं क्या? नहीं देते, बाहर आने के बाद विकसित होता है। जो बाद में विकसित होता है वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उनको कहते हैं जरायुज। तो सीधे ही शिशु को जन्म देने वाले क्या हुए? जरायुज। और वो जंतु जो अंडे देते हैं उनको क्या कहते हैं? अंड प्रजक। तो दोनों ही नाम याद रखने बहुत जरूरी है। अपनी किताब खोलो, उसके अंदर ये चीज अंडरलाइन करो और आपको दिखनी चाहिए, नहीं तो आप भूल जाओगे बाद में। जरायुज और अंड प्रजक। जरायुज वो जो कि सीधा क्या अपने शिशु को जन्म देते हैं, उनका शिशु अंदर ही बन गया है, पूरा गर्भाशय के अंदर पूरा विकसित हो गया है, जरायुज में जन्म दे देते हैं। अंड प्रजक में क्या होता है? पहले अंडा बनाते हैं, फिर बाहर आने के बाद क्या होता है? उसका विकास होता है, फिर उसका जन्म होता है। तो अंड प्रजक अलग हुए, जरायुज अलग हुए। दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। इंसान, गाय, भैंस, बकरी, अपने आसपास जितने भी जानवर है, कुत्ता वगैरह, ये सब क्या हुए? जरायुज हुए। और अंड प्रजक मतलब पशु, खूब सारे पक्षी होते हैं, मेंढक होते हैं, ठीक है ना, ये अंड प्रजक होते हैं। निम्न क्रियाकलाप की सहायता से आप इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे तथा जरायुज एवं अंड प्रजक में विभेद भी कर सकेंगे। मेंढक, छिपकली, तितली अथवा शलभ, मुर्गी तथा कौवे आदि किसी अन्य पक्षी के अंडे का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। इन कोई भी अंडा मिले तो क्या आप इन सभी प्राणियों के अंडों का अवलोकन कर पाए हैं? जिन अंडों को आपने एकत्र किया उसके चित्र बनाइए। तो आप तो मुर्गी के अंडे का ही आप चित्र बना के देख सकते हैं। कुछ जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता अथवा बिल्ली के अंडे एकत्रित नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है कि आप कभी गाय का अंडा देख नहीं सकते। गाय में अंडा बनता है क्या? तो हाँ, गाय में क्या बोलोगे? अंडा बनता है। पर गाय में ऐसे मत सोच लेना कि अपन ने पढ़ा है गाय के अंदर अंडाणु बनता है, नहीं बनता है। गाय में अंडाणु बनता है। तो गाय में बनता है, कुत्ते में बनता है, बिल्ली में बनता है। क्या इंसानों में बनता है? तो हाँ, इंसानों की स्त्री होती है, जो माँ होती है, उसके अंदर भी अंडाणु बनता है, जिसको अंडा भी कहते हैं, ठीक है, जो कि युग्मनज बन जाता है, आगे जाके वही अंडा बनता है। पर उसको मुर्गी जैसा अंडा मत मान लेना। मुर्गी के बाहर तो कठोर परत, जो सफ़ेद सफ़ेद परत आपको दिखती है अंडे के बाहर,
वो बनती है हमारे अंदर या इन पशु पक्षियों के अंदर, गाय में या कुत्ते में, बिल्ली में, इनके अंदर बनती है क्या? इनके अंदर नहीं बनती है। तो इनके शरीर के अंदर अंडे होते हैं, मुर्गी के शरीर के बाहर अंडे होते हैं, पर अंडे बनते सबके अंदर है, पर आप इनके अंडे देख नहीं पाओगे क्योंकि ये कहाँ है? ये शरीर के अंदर है। तो ये कैसे जानवर हुए? ये जरायुज जानवर हुए क्योंकि अंडे शरीर के अंदर है। तो जो पूरा शिशु है वो बाहर आएगा, पूरा पूर्ण रूप से शिशु जो हुआ है वो बाहर आएगा। परंतु आप गाय, कुत्ता तो बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते। ये इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते हैं। इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को ही जन्म देती है और यह जरायुज जंतुओं के उदाहरण है। क्या अब आप जरायुज और अंडपरजक जंतुओं के कुछ अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो आप मन से सोचो, मैंने आपको इतने सारे उदाहरण बताए हैं, आप और सोचो। शिशु से वयस्क बनना, अब शिशु बन गया है। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन, अंडे के प्रस्फुटन मतलब अंडा फूट गया, प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते, पूरे बड़े नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है ना। बच्चा जो पैदा हुआ है वो उसके बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो वयस्क जैसा दिखे। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। रेशम कीट किस पेड़ पे मिलता है? शहतूत पे। किस मिलता है? शहतूत के पेड़ पे। तो उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले देखो अंडा हुआ, अंडा दिया, अंडे से लार्वा निकला और इल्ली निकली। इल्ली मतलब आप जिसको लट कहते हो, क्या कहते हो? लट। खूब सारे पाँव वाली होती है, 15-20 पाँव होते हैं उसके, खूब सारे पाँव होते हैं, वो लट। वो लट फिर आगे जाके किस में बदल जाती है? प्यूपा में। किस में बदल जाती है? प्यूपा में। और प्यूपा के बाद वो वयस्क बन जाता है। प्यूपा के बाद क्या बन जाता है? वयस्क। तो वयस्क में क्या आ जाते हैं? वयस्क में पंख आ जाते हैं। जो आप अपने आसपास जितनी भी लट देखते हो या जितनी भी इल्ली देखते हो, इन सबको, या लार्वा देखते हो, ये सब आगे जाके किस में बदल जाते हैं? ये आगे जाके पंखों वाले कीड़ों में बदल जाते हैं, पंखों वाले कीड़ों में बदल जाते हैं। तो आपको वो लट देख के और उसका वयस्क वाला कीड़ा देख के आप दोनों आपस में उन दोनों को पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। तो ये तो रेशम कीट का एग्जांपल लिया। तितली में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तितली के अंदर भी जो रंग बिरंगी तितली बनती है वो तो प्यूपा से निकलने के बाद बनती है, प्यूपा से निकलने के बाद बनती है। उससे पहले वो भी कैसी होती है? उससे पहले वो भी एक लार्वा इल्ली जैसी ही दिखाई देती है, जिसके विषय में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतु का अन्य उदाहरण है। मेंढक के अंदर क्या बनता है? टेडपोल। क्या बनता है? टेडपोल। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने के विभिन्न अवस्थाओं का प्रेक्षण कीजिए। हम 3 स्पष्ट अवस्था पाते हैं। सबसे पहले वो निकलता है अंडा, अंडे से निकलता है टेडपोल जिसको कि लार्वा बोला है, और फिर उससे बनता है वयस्क, मतलब कि जो आप मेंढक देखते हो आसपास वो वयस्क है। पर बीच में कौन बनता है? टेडपोल। बीच में कौन बनता है? टेडपोल। क्या टेडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते हैं? तो बिल्कुल दिखाई देते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किस दिन यह टेडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की इल्ली या प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बहुत अलग दिखाई पड़ता है। वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। वयस्क में रेशम कीट की इल्ली, रेशम कीट का जो बड़ा कीड़ा होता है उसके तो पंख होते हैं। क्या होते हैं? उसके पंख होते हैं, पर उसके लार्वा में आपको नहीं दिखाई देंगे। या फिर टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? तो बाद में ये बदल जाते हैं, बाद में ये वयस्क के अंदर बदल जाते हैं। यहाँ पर आप मेंढक का टेडपोल देख सकते हो, फोटो दिख रही है आपको। पहले अंडे थे, अंडे से क्या बना? टेडपोल बना। तो इस तरीके का होता है। इसकी एक पूंछ होती है, पूंछ दिख रही है आपको, इसकी एक पूंछ होती है। फिर ये बड़ा हुआ, थोड़ा थोड़ा और मेंढक जैसा दिखना लगा, पर पूरा मेंढक जैसा दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं दिख रहा, पूरा मेंढक जैसा नहीं दिख रहा। फिर इसकी पूंछ हट जाती है और फिर ये वयस्क मेंढक जैसा बदल जाता है। आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। तो नाम याद रखो, कायांतरण। इसने जो सवाल पूछा ना कि टेडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है, ये बाद में क्या होता है इनका, तो बाद में इनका कायांतरण होता है। क्या होता है? कायांतरण। और कायांतरण के बाद ये वयस्क में बदल जाते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा भी कायांतरण होता है? मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। बिल्कुल, आप जो शिशु हमारे वयस्क में बनता है वो छोटा दिखता है अपन को,
मनुष्य के अंदर जो शिशु होता है वो छोटा होता है, पर क्या वो बिल्कुल वयस्क जैसा दिखता है? तो हाँ, वो बिल्कुल वयस्क जैसा दिखता है। वयस्क के जहाँ जहाँ सिर है उसके भी है, जहाँ हाथ है उसके भी है, जहाँ पाँव है उसके भी है, तो बिल्कुल वयस्क जैसा दिखता है। तो क्या उसमें कायांतरण होता है? तो कायांतरण हमें नहीं होता है, इंसानों में कायांतरण नहीं होता है, मतलब सिर्फ वृद्धि होती है, कायांतरण नहीं होता है। तो यहाँ तक हमने लैंगिक जनन जो अपना अपना हिस्सा था वो कंप्लीट कर लिया है। आज ही पढ़ेंगे अपन अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ एक बार और देख लो, तो टेडपोल जो था, पहले टेडपोल बना, फिर वो उसके अंदर वृद्धि हुई, वो बड़ा टेडपोल बना, और फिर टेडपोल मेंढक में बदला। इसको क्या कहा अपन ने? इसको अपन ने कहा कायांतरण। क्या कहा? कायांतरण। तो टेडपोल का मेंढक में बदलना कायांतरण है। आओ पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित हैं, ठीक है ना, जो अपना आसपास देखते हैं। परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा, नाम ही पहली बार सुना है, एवं सूक्ष्मदर्शीय जंतु जैसे कि अमीबा, किसी किसी ने शायद सुन रखा अमीबा में जनन किस प्रकार होता है। सूक्ष्म जंतु होते हैं। हाइड्रा तो आपको जल में देखने को मिलेगा, पानी के अंदर उगता है। और सूक्ष्मदर्शीय जंतु जिसको आप किससे देख सकते हो? सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हो, उसको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा होता है। उसका एक एग्जांपल आया, क्या? अमीबा। क्या नाम आया? अमीबा। क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जान सकते हो? तो अपन को क्या मालूम कि वो कैसे क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो हम जानेंगे कि वो जनन कैसे करते हैं। तो हाइड्रा की आप फोटो देख सकते हो। हाइड्रा इस प्रकार से दिखता है, सूक्ष्मदर्शी। हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए, आवर्धिक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का अध्ययन कीजिए, ठीक है ना। तो ये तो इसको माइक्रोस्कोप से देखने की बात कर रहा है, आगे क्या देखता अपन पढ़ते हैं आगे। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। स्मरण कीजिए कि यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं, पहले आपके शायद हिस्सा आ चुका है 7वीं क्लास में। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उद्धर्त से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अंडरलाइन करो, ये किताब खोलो और अंडरलाइन करो। तो लैंगिक जनन में हमको कितने जनक चाहिए थे? 2 जनक चाहिए थे, एक नर एक मादा, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। आई ना बात समझ में? पर अलैंगिक जनन जिसमें सिर्फ एक ही जनक चाहिए, सिर्फ एक ही जीव चाहिए, और वो नया जीव बना देता है, ठीक है ना। तो 2 जने नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही आदमी चाहिए, सिर्फ एक ही जीव चाहिए, तो वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या हो रहा है? हाइड्रा आपको इस तरह से दिखाई देगा, फिर आपको कहीं पे एक उभार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उभार। इसको क्या कहते हैं? मुकुल। और फिर आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे ये बड़ा हो गया है और यहाँ पे ये और भी बड़ा हो गया है। तो इसमें पूरा ही क्या हो गया? इसमें पूरा एक नया जीव विकसित हो गया है मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। आइए देखें यह कैसे होता है। आप अमीबा की संरचना के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक जीव है, सिर्फ एक ही कोशिका मिलती है इसके अंदर, एक कोशिक जीव, इसलिए तो छोटा, इतना सूक्ष्मदर्शी अपन को दिखता ही नहीं। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका में भी 2 भागों कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है। पहले केंद्र का विभाजन हुआ, 2 केंद्रक बने। अब कोशिका भी कभी विभाजन हुआ, कोशिका 2 भागों में बढ़ गई और प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक आ गया। प्रत्येक भाग में क्या आ गया? एक एक केंद्रक। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विखंडन। तो इस तरह हमने 2 चीज़ें देख ली। पहले तो हमने देखा क्या? मुकुलन। मुकुलन किसका है? अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। मुकुलन किसमें हुआ? हाइड्रा के अंदर हुआ। हाइड्रा के अंदर क्या निकला? एक साइड के अंदर मुकुल निकला और उसके अंदर वृद्धि होती गई और वो नया जीव बन गया। देखो ये बिल्कुल क्या बन गया है? नया जीव बन गया है। अपनी किताब में देखो, आपको और समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगा। तो ये नया जीव ही
बन गया है। तो क्या हुआ ये आपको इसमें 2 जनों की जरूरत पड़ी क्या? 2 जनों की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक हाइड्रा से ही नया हाइड्रा बन गया है, अलैंगिक जनन हो गया है, मुकुलन कहलाया। ये तो पहला टाइप का था। दूसरा हमने पढ़ा अमीबा। अमीबा के अंदर क्या हुआ? विभाजन हो गया। विभाजन को क्या कहा? द्विखंडन। क्या कहा? द्विखंडन। यहाँ फोटो देखो आप, ये अमीबा की एक कोशिका है। कोशिका मैंने बनाई थी तो क्या समझाया था? बाहर होती है कोशिका झिल्ली, और बीच में क्या होता है? एक केंद्रक, और चारों तरफ क्या फैला हुआ होता है? चारों तरफ फैला हुआ होता है कोशिका द्रव्य। क्या फैला हुआ होता है? कोशिका द्रव्य। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ? अमीबा की एक कोशिका है, और इसके अंदर आपको क्या दिख रहे हैं? इसके अंदर आप देख सकते हो दो आपको केंद्रक देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या हुआ है? पहले केंद्र का विभाजन हुआ है। विभाजन मतलब 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया। तो कोशिका 1 से 2 होने के लिए पहले केंद्र का विभाजन होता है, फिर कोशिकाएं भी धीरे धीरे 2 होने लग गई है, और अंत में दोनों कोशिकाएं बट गई है, एक कोशिका से 2 हो गया है। एक मतलब आपने नया जीव बना दिया, ही नहीं बना दिया है? नया जीव बना दिया है। पहले हमारे पास एक ही जीव था, अब हमारे पास 2 जीव हो गए हैं, और एक ही जनक आपको जरूरत पड़ी। एक अमीबा से ही 2 बन गए। तो ये लैंगिक जनन हुआ या अलैंगिक जनन हुआ? ये अलैंगिक जनन हुआ। इसमें आपको एक ही जनक चाहिए था। हाइड्रा के अंदर भी देख लो, एक ही जनक चाहिए था। नया हाइड्रा, छोटकू सा हाइड्रा इधर बन गया है, तो इसमें भी क्या हुआ है? अलैंगिक जनन। हाइड्रा में मुकुलन, अमीबा के अंदर द्विखंडन। ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों, इसके आगे का हिस्सा कहाँ गया यार? इसके आगे का हिस्सा तो है ही नहीं, छोड़ो। तो मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसके द्वारा एकल जीव संतति क्या हो जाती है? आगे जाके क्या करती है? जनन कर सकती है। जीवों में जनन हो सकता है। अमीबा का उदाहरण देख लिया अपन ने, और किसका उदाहरण देख लिया? हाइड्रा का उदाहरण देख लिया। अब आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट पैराग्राफ में डॉली की कहानी आया है, ये आपको बताता, पर अपने ये जो है कोर्स में नहीं आएगी डॉली की कहानी, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। हाँ, आपने क्या सीखा ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये हर पार्ट का आपको पढ़ना ज़रूरी है। आपने अगर पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आपको सिर्फ पार्ट रिवाइज़ करना है। तो आपने क्या पढ़ा, ये पढ़ के, ये वाला डब्बा पढ़ के आप हमेशा पूरा पार्ट का रिवाइज़ कर सकते हो। बहुत ज़रूरी है, पढ़ा करो इसको। और सवाल लेते जाओ आज के सवाल अपन देखते हैं। जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ वो आपको कॉपी में करने हैं, जहाँ गोला कर रहा हूँ वो आपको किताब में ही कर लेना है। तो पहला सवाल आप कॉपी में कर लेना, दूसरा सवाल कॉपी में कर लेना, तीसरा सवाल है किताब में ही कर लेना, किताब में टिक लगा लेना। किताब में करने को सवाल छोड़ना नहीं है, किताब भी चेक कर सकते हैं हम आपकी, जब स्कूल आओगे आप हर सवाल की किताब चेक, हर पार्ट की किताब जो है चेक की जाएगी। ये आप चौथा सवाल भी आप समझदार हो, किताब में ही कर लेना। पांचवा सवाल कॉपी में, छठा सवाल कॉपी में। 2 दिन का समय आप कर लेना आराम से, या स्कूल आओ तब तक कर लेना। ये कॉपी में, कॉपी में, कॉपी में, किताब में। जो वर्ग पहली टाइप की दे रखी है आप उसको मेरे को पढ़ना, इसको पढ़ने में मज़ा आता है, बहुत ही आसान है, और इसको किताब में ही करना है। तो कॉपी में आपको जितने भी सवाल हैं 7, 8, 9 कॉपी में करना है। 5, 6, 7, 8, 9, और शुरुआत के 2 सवाल आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, अपना काम पूरा करना। स्कूल आते ही आपकी कॉपी चेक की जाएगी पीछे के सारे पाठों की। तो ठीक है, अपना काम पूरा रखना। ओके बाय। इस चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़ना। चैप्टर को एक बार पढ़ लोगे, अभी अभी पढ़ा है तो आपको डबल याद हो जाएगा। बाय बाय।